बरोदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे। तो कौन होगा बड़ौदा का बादशाह? जनता की नब्ज जानने की कोशिश की है, टटोलने की कोशिश की है और ओपिनियन पोल के बाद जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, काफी रोमांचक मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। बीजेपी को 27,500 दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद जो मत पड़े हैं 27,500, कांग्रेस को 38,708। वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी। सोनी साहब, भव्य आयोजन, बड़े बड़े रोड शो, मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट सब अपनी जगह, लेकिन काम करना पड़ेगा। एक तरफ कृषि कानून है, ग्रामीण क्षेत्र है, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि है, किसानों से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हैं, वोटर्स हैं। दूसरी तरफ आप बड़े बड़े आयोजन की बात कर रहे हैं। तस्वीर ओपिनियन पोल में कुछ और ही निकल के सामने आ रही है। देखिए, बड़ौदा के मतदाता हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो रोहतक की चौधर है, वो ये नहीं चाहेंगे कि ये चौधर किसी दूसरी को जाए। देखिए, वहाँ ये जातीय समीकरण अगर चला, अगर जो अभी तक दिखाई दे रहा है जातीय समीकरण के हिसाब से वहाँ की हालात जो है दूसरे हैं। अगर विकास की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आशा की किरण यही है कि वो सत्ता में भागीदारी अगर बड़ौदा के लोग चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को अवसर देंगे, क्योंकि 4 वर्ष का समय पड़ा है और ये विकास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही संभव है। यदि कांग्रेस का विधायक वहां से बनता है तो विकास में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, ये बड़ौदा के मतदाता जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि आप सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, अगर विकास चाहते हैं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के कमल को पहली बार खिलाएं। तो ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रभाव है वो उनके मतदाताओं पर कितना पड़ता है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बड़ौदा के मतदाता जो है वो भूपेंद्र हुड्डा को कभी खोना नहीं चाहेंगे। वो हुड्डा और सीनियर हुड्डा और जूनियर हुड्डा को राजनीतिक संजीवनी देना चाहते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ौदा का चुनाव अगर जातीय गणित के हिसाब से जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बल्ला भारी रहेगा। अगर बड़ौदा का मतदाता विकास की अपेक्षा रखता है, अगर उसे लगता है कि ये सरकार में भागीदारी से बड़ौदा का विकास हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ, यदि कुछ लोग इसमें भी संदेह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन गया तो क्या ये सत्ता में उसकी भागीदारी होने के साथ साथ क्या विकास संभव हो पाएगा, या जिस तरह अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं वो विकास के लिए तरस रहे हैं, क्या बड़ौदा का विधायक भी उस तरह तरसता रह जाएगा? ये प्रश्न चिन्ह है। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता भी भूपेंद्र हुड्डा हो, वो उन पर ही सारा चुनाव निर्भर है। जी देवेंद्र, क्या लगता है आपको, क्या ये सिर्फ चौधर की लड़ाई, जातिगत समीकरण या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन है, या फिर जो काम का कंपैरिजन है 10 साल का, चाहे हुड्डा सरकार का कार्यकाल हो, चाहे 6 साल का बीजेपी का कार्यकाल हो, 5 साल का बीजेपी का मान लेते हैं और 1 साल बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार, टोटल मिला के 6 साल का ये कार्यकाल हो, क्या लगता है क्या तुलना हो रही है? देखिए रंजना, मैं एक चीज ये सोच रहा हूं, पहला राउंड जो था फर्क कांग्रेस बीजेपी के बीच 4,300 वोटों का था। पहले राउंड में कांग्रेस 4,300 वोट आगे थी। दूसरे राउंड में जो फिगर आई है वो 38,000 प्लस है और उधर 27,000, तो ये 10,500 का जो फर्क है। पहले राउंड में अगर कांग्रेस 4,300 वोटों से आगे थी, दूसरे राउंड में ये 10,500 फिगर हो गए, तो मतलब पहले राउंड से ज्यादा हो गए। 11,208। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस जितने वोट से आगे थी, दूसरे राउंड में उसका मार्जिन उतना उससे ज्यादा बड़ा है। और दूसरी तरफ हम ये देखें, इनेलो की जहां तक बात है, इनेलो को वोट डबल हो गए, 4,000 प्लस थे, यहाँ 8,000 प्लस हो गए हैं। इनेलो अपनी जगह पे खड़ी है। लेकिन सवाल बीजेपी कांग्रेस का है, तो पहले चरण में जितने वोट जो मार्जिन था, जो डिफरेंस था, वो उतने से ज्यादा हो गया, 100% से ज्यादा हो गया वो। अब सवाल ये है, अगर जिस तरीके से 6 साल बीजेपी की सरकार को हो गए हैं, अगर हम ये मानते हैं कि लोगों का गुस्सा होता है कि 6 साल में बीजेपी ने विकास कार्य नहीं करवाए, अगर गुस्सा होता तो वो यहां नजर आता, यहां नजर नहीं आ रहा। यहां वही वोटिंग परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज या चॉइस नजर आ रही है जो 2019 के चुनाव में थी। 5,000 वोटों से योगेश्वर दत्त हारे थे, 5,000 वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट कृष्ण हुड्डा जीते थे। तो ये जो अब तस्वीर उभर कर आ रही है, मेरे को लगता है ये 2019 का एक प्रतिबिंब है। तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है ऐसा भी नहीं दिख रहा, क्योंकि वोट अच्छे खासे बीजेपी को भी मिल रहे हैं। अब मुकाबला जो है, कांग्रेस 1 नंबर पे, बीजेपी 2 नंबर पे। अब धीरे धीरे बीजेपी कोशिश कर रही है उसके तमाम फौज, बड़े से बड़े नेता, सांसद,
विधायक, मुख्यमंत्री भी 2 बार होके आ चुके हैं, आगे क्योंकि 5 दिन पड़े हैं, तो पूरी फौज बीजेपी ने उतार दी और माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा फायदा संसाधन है और सरकार है बीजेपी के साथ। लोगों को शायद ये बात समझा दी जाए, समझ आ जाए कि 4 साल पड़े, अगर बीजेपी को हम जितवाते तो 4 साल पड़े और बीजेपी पूरे वायदे अपने ना करे, लेकिन कुछ तो करेगी कि यहां विकास नजर आएगा इस हल्के में। तो बीजेपी के पास पुचकारने का, कन्विंस कराने का अभी भी मौका है। और बीजेपी धीरे धीरे, जैसा जमीनी हकीकत सामने आ रही है, बीजेपी इंप्रूवमेंट कर रही है, धीरे धीरे मार्जिन को कम करने की कोशिश कर रही है। और हो सकता है अगले 5-6 दिन में जो अभी पड़े हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस की बराबरी पर आ जाए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस आगे है और ये ट्रेंड अभी तक पीछे से चला आ रहा है, ये वही ट्रेंड है। लेकिन बीजेपी के पास मौका है, 5-6 दिन और है। बीजेपी और अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से जो रणनीति है या लोगों को कन्विंस कराने की बात है, वहां तक अप्रोच करने की बात है, ये सारी चीजें बीजेपी करती है, तो मुकाबला आगे चल के दिलचस्प हो सकता है। जी ठीक है, मुकाबला आगे चल के दिलचस्प हो सकता है। लेकिन जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी देवेंद्र, क्योंकि आप जमीनी हकीकत समझते हैं, यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, फीडबैक जनता से क्या मिलता है? देखिए रंजना, विकास की जहां तक बात करें, चूंकि जनप्रतिनिधि ये होता है कि लोगों का विकास हो, उनका जीवन सुगम बने, उनकी सुरक्षा हो। सब लोग अपने, चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे अपना काम करते हैं, सब लोग अपने, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। चाहे विकास की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सुरक्षा की बात है, तो हर हल्के के लोग ये चाहते हैं। लेकिन चूंकि विकास नहीं हुआ, कांग्रेस से भी ये शिकायत है हल्के के लोगों को और बीजेपी के से भी ये शिकायत है। अब एक मौका और है यहां बीजेपी कांग्रेस के लिए कि वो मतदाताओं को लुभा सके। अब मतदाता क्या है, जैसे अभी तक जब चुनाव शुरू हुआ था, नामांकन भरे गए थे और शुरू से कांग्रेस लीड लेते हुई दिख रही थी। हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि कांग्रेस एज लेकर चल रही है, अभी एज लेकर चल रही है, लेकिन मुकाबला होगा, ये माना जाएगा, एक तरफा चुनाव नहीं हो सकता। और अभी लग भी रहा है कि बीजेपी कांग्रेस में बराबरी की टक्कर है या थोड़ा सा आगे पीछे है। अभी कांग्रेस थोड़ा सा आगे है, जैसा 2 चरणों के ओपिनियन पोल में भी सामने आया। लेकिन बीजेपी सारी जमीनी हकीकत को पहचान कर, सब चीजों को परख कर, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस आगे, पीछे पीछे बीजेपी है। इनेलो को अपनी लड़ाई जो है वो अपनी पार्टी को एकजुट करने की, पार्टी में जान फूंकने की लड़ाई है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी कैंपेन करे और ओम प्रकाश चौटाला वो नेता हैं जो राजनीति को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इनेलो कहीं ना कहीं एकजुट होगी पार्टी और इनको आगे लड़ने की ताकत मिलेगी। इस तरह इनेलो अपना गेम कर रही है और इनेलो 3 नंबर पे रहेगी, नो डाउट रहेगी 3 नंबर पे, सबको पता है। लेकिन पहले नंबर पे कौन आएगा, अभी कांग्रेस है और बीजेपी उसके पीछे पीछे है। तो बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला जोरदार होगा, ऐसा उम्मीद है। अगले 4-5 दिन में, जो 1 तारीख को चुनाव प्रचार शाम को खत्म होगा, 3 को वोटिंग होनी है, 10 तारीख को काउंटिंग होगी। तो कुल मिलाकर अभी 1 हफ्ते का चुनाव बचा है, लेकिन कांग्रेस अपनी लीड को मेंटेन किए हुआ है और बीजेपी उसके पीछे पीछे चल रही है, उसके बराबर आने की कोशिश कर रही है, उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए 2019 के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर आए थे। अब दोबारा से योगेश्वर दत्त बड़ौदा का बादशाह कौन, कितना कामयाब होंगे? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, तीसरा राउंड। तो तीसरे राउंड की गिनती हो चुकी है और तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 37,325 वोट मिले हैं। तीसरे राउंड की बात करें, ओपिनियन पोल कांग्रेस की तरफ जो मतदाता हैं, जिन्होंने अपना विश्वास जताया, उनकी संख्या है 52,205। इंडियन नेशनल लोकदल 10,301। एलएसपी की बात करें 4,907, निर्दलीय 1,109 और नोटा 1,381। एक बार फिर से कांग्रेस लीड लेते हुए, जिस लीड की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की पूरी कोशिश है जो लीड मिली हुई है उसे बरकरार रखा जाए, उस लीड को, उस बढ़त को बनाए रखा जाए। बीजेपी पीछे पीछे, पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पर कौन। एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को चुनावी मैदान में उतारा। 2019 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर 5,000, लगभग 5,000 वोट्स के अंतर से योगेश्वर दत्त हार गए थे। अभी यही भरोसा जताया गया है कि वो मार्जिन जो है योगेश्वर दत्त पूरा कर लें। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस के पलड़े में 52,205 वोट, ओपिनियन पोल है ये।
बिल्कुल क्लियर कर दें आपको, ओपिनियन पोल है, हार जीत नहीं, लेकिन रुझान क्या कहते हैं? रुझानों में कांग्रेस के खाते में 52,205 वोट जा रहे हैं। वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी। वीरेंद्र सोनी साहब, क्या लगता है जो सोचकर योगेश्वर दत्त पर दोबारा से बीजेपी ने भरोसा जताया है, दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा है कि जो थोड़े से वोट्स कम रह गए थे वो लीड कवर कर लें, क्या लगता है योगेश्वर दत्त कर पाएंगे? क्योंकि ओपिनियन पोल में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल से ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मतदाता जो है सभी को खुश कर रहे हैं। कांग्रेस के वोट भी बढ़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के वोट भी बढ़ रहे हैं, राजकुमार सैनी जी के वोट भी बढ़ रहे हैं और सबसे हैरानी की बात नोटा के वोट भी बढ़ रहे हैं। 2019 की तुलना में सबके वोट बढ़ रहे हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। जो जननायक जनता पार्टी को वोट मिले थे उनका विभाजन इस तरह से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जननायक जनता पार्टी के वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। इसका कारण क्या है? जातीय समीकरण है या इस गठबंधन के प्रति लोगों का अविश्वास है? कुछ भी कारण हो, लेकिन इसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के जो वोट हैं पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये इस बात को स्पष्ट है कि कांग्रेस का वहां जातीय समीकरण का और भूपेंद्र हुड्डा का और दीपेंद्र हुड्डा का जो दबदबा है, जो प्रभाव है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहलवान योगेश्वर दत्त को दोबारा जो टिकट दिया है, मैदान में उतारा है, ये उसका सही निर्णय है, क्योंकि पहली बार आस्था व्यक्त की थी। अगर भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में नहीं उनको उतारती तो इससे गलत संदेश जाता, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस बात की अपील कर रहे हैं कि पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को टिकट दिया था। एक हॉकी खिलाड़ी थे, वो संदीप सिंह, वो चुनाव जीत गए, और जो कुश्ती के पहलवान थे बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त, ये दोनों हार गए। तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को अब आप जो है जीत दिलाकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं। इस अपील, मार्मिक अपील का कितना असर पड़ता है बड़ौदा के मतदाताओं पर, ये स्पष्ट दिखाई, ओपिनियन पोल से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस बात को, वहां का विकास के साथ साथ लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जो आस्था या विश्वास बनना चाहिए थे वो नहीं बन रहा, वो जो है डगमगा रहा है, और कांग्रेस की जो है लीड बढ़ती जा रही है, पहले चरण से ही बढ़ती जा रही है। तो ये इस समय बिल्कुल लोगों में शुरू से ये कल्पना थी कि कांग्रेस का वहां दबदबा रहेगा। ये ओपिनियन पोल जो है उसी को दर्शा रहा है कि कांग्रेस इस समय अपनी सुदृढ़ स्थिति में, आने वाले समय में स्थिति कुछ भी हो सकती है, उससे कुछ भी नहीं, परिणाम का कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन वर्तमान में स्थिति जो है ओपिनियन पोल है इसी बात को दर्शा रहा है कि कांग्रेस वहां फिलहाल जो है बढ़त पर है, और उसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल, जैसे कुथुरिया जी कह रहे थे, तीसरे नंबर पर रहेगी। राजकुमार सैनी जी का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, और नोटा के प्रति भी, अगर नोटा में कुछ लोग पहले से ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो ये राजनीतिक दलों के प्रति लोगों में जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है, इस बात को दर्शा रहा है। अविश्वास की बात कर रहे हैं देवेंद्र हम यहाँ पर, ये जो अविश्वास है ये किसके प्रति है? ये गठबंधन के प्रति है, जो गठबंधन की सरकार चल रही है बीजेपी जेजेपी की, या जेजेपी जिस तरह से अपने आप को किसान हितैषी बताती थी और कृषि कानूनों को लेकर अभी भी सरकार का साथ दे रही है उसके प्रति है, या मनोहर सरकार के प्रति है, या योगेश्वर दत्त के प्रति है? ये अविश्वास किसके प्रति आप देख रहे हैं? देखिए रंजना, 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी अकेले लड़ी थी, तो 5000 वोटों का फर्क रहा था। हम अब की बात करें, जो चुनाव हो रहे हैं, गठबंधन सरकार है, अगर बीजेपी को उतने ही वोट मिल रहे हैं जिस तरीके से 2019 में मिले थे, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जजपा के वोट बीजेपी को नहीं मिल रहे। जो लोग, जिन लोगों ने जजपा को वोट दिए थे, वो वोट बीजेपी को मिलते हुए नहीं दिख रहे। यही वजह है कि बीजेपी आज भी वहीं खड़ी है जहां 2019 में थी। दूसरी बात, आप देखिए 2019 मई में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़े थे, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, और दोनों ही हार गए थे। ये मई 2019 की बात है। उसके बाद देखिए विधानसभा चुनाव हुए अक्टूबर में जाके 2019 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतकर वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को राज्यसभा में मनोनीत करवाया, राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा चले गए। तो अब शायद ये लोग, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है बड़ौदा क्षेत्र पूरा, जैसा रहा है पिछले 15 साल में, तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये लोगों को, दोनों पिता पुत्र शायद लोगों को कन्विंस कराने में कामयाब हो रहे हैं कि जैसे हमारा पुनर्वास हुआ है, दोनों हारे, दोनों उसके बाद एक राज्यसभा में गया एमपी बना, दूसरा विधानसभा में, और विपक्ष के नेता बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। शायद लोगों को, रंजन, शायद लोगों को ये लग रहा है कि जैसे इनका पुनर्वास हुआ है, दोनों चुनाव हारने के 1 साल बाद फिर से मतलब राज्यसभा में गए और विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। अगर हम इनको अब जिताते हैं तो हो सकता है कि ये जो चौधर की बात है,
चौधर की बात है, रोहतक की चौधर, सोनीपत की चौधर, बड़ौदा भी सोनीपत जिले में आता है, तो शायद वहां के लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि हमारी चौधर वापस आ सकती है। जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस को जितवाते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ेगा, दीपेंद्र का प्रभाव बढ़ेगा। तो एक साल में जैसे इन्होंने वापसी की, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आगे बड़े पद की वो होगी, इनका प्रभाव बढ़ेगा और पार्टी पे पकड़ मजबूत होगी। शायद ये कन्विंस कराते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को लोग ज्यादा गले लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि 5 दिन का समय भी बचा है। जी बिल्कुल, 5 दिन का समय बचा है और अब जिस वक्त का इंतजार था, फाइनल राउंड की काउंटिंग हो गई है और तस्वीर साफ होते हुए फाइनल राउंड के बाद कितने मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, इनेलो को, एलएसपी, निर्दलीय और नोटा, किसको कितने वोट्स मिले हैं, कितना मत प्रतिशत मिला है, तस्वीर साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले, बस कुछ ही क्षण का इंतजार, फाइनल राउंड की काउंटिंग हो गई है। बड़ौदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, फाइनल राउंड। तो भारतीय जनता पार्टी को 43,975 वोट। फाइनल राउंड की काउंटिंग के बाद ओपिनियन पोल में जो रुझान मिल रहे हैं, 43,975 बीजेपी को और कांग्रेस एक बार फिर से अपनी लीड को बनाए रखते हुए 68,761 वोट्स पर। इंडियन नेशनल लोकदल 12,153 वोट्स, एलएसपी को 5,756 वोट्स, निर्दलीयों को 1,279 वोट्स और नोटा को 1,759 वोट्स। बीजेपी और कांग्रेस अब जो मार्जिन है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ, बिना देरी के सीधे देवेंद्र कथुरिया के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो लीड बढ़ती जा रही है इसके पीछे कारण क्या, वो देखते हैं। लेकिन इसी बीच आपको जरा मत प्रतिशत बता दे। रुझानों में बीजेपी को 32.77% वोट्स, कांग्रेस को 51.35% वोट्स और इंडियन नेशनल लोकदल को 9.23% वोट्स, एलएसपी को 4.35% वोट्स, निर्दलीयों को 0.95% वोट्स और नोटा 1.35% वोट्स। फाइनल राउंड तस्वीर बिल्कुल साफ होते हुए देवेंद्र कथुरिया, पहले आपसे बहुत संक्षेप में रिएक्शन चाहूंगी। ये हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि लीड बढ़ रही है। पहले राउंड में बढ़ी 4,365 वोट्स, दूसरे राउंड में 11,208 वोट्स बढ़े, तीसरे राउंड में 14,880 वोट बढ़े और फाइनल राउंड की बात करें तो दोनों के बीच में डिफरेंस और ज्यादा बढ़ते हुए 24,780 वोट्स का डिफरेंस। ये जो रुझान है, क्या लगता है आपको? देखिए रंजना, वोट परसेंटेज की बात करें बहुत ज्यादा मेरे को लगता है डिफरेंस है और आंकड़ों की बात करें, नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो उसमें भी करीब 24-25 हजार का फर्क लग रहा है। हर राउंड में कांग्रेस ने इंप्रूव किया है, कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर 5 दिन और आगे निकलते हैं तो कांग्रेस के लिए संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही हैं। अगर हम ये मान के चले ओपिनियन पोल, पूरी कोशिश की गई है ओपिनियन पोल को स्टीक बनाने की, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी गई कि कहीं कोई चूक हो। अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से ये 5 दिन और आगे निकलते हैं, इसी तरीके से कांग्रेस लीड को मेंटेन करती है, बनाए रखती है, तो हम मान सकते हैं कि कांग्रेस के लिए चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जी अभी समय है वोटिंग डे में अभी काफी टाइम है, 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। क्या लगता है देवेंद्र कथुरिया साहब, ये जो अच्छा खासा जो 5-7 दिन बचे हुए हैं, क्या कांग्रेस इस लीड को मेंटेन रख पाएगी या फिर बीजेपी जिस तरह से हर बार कुछ ना कुछ करिश्मा करती है, इस बार भी करिश्मा करने में कामयाब रहेगी? देखिए रंजना, टोटल टीवी के ओपिनियन पोल की बात करें, एग्जिट पोल की, हमेशा मतलब ये अप टू द मार्क रहे हैं। टोटल टीवी के चुनावी नतीजों के बारे में लोग बहुत आश्वस्त होते हैं और लोग प्रशंसा भी करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल जो एक्चुअल पोजीशन है उसके आसपास रहते हैं, तो एक मतलब एक तस्वीर उभर कर सामने आती है कि ये होने जा रहा है। तो अब जो ओपिनियन पोल हमने दिखाया है उसमें मेरे को लगता है जिस तरीके से हर राउंड में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और बीजेपी भी आगे बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से आगे रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कांग्रेस को लेकर रुझान जो है फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि 1 हफ्ते का चुनाव है, वोटिंग 3 तारीख को वोटिंग होगी, लोगों के पास भी समय और
कांग्रेस को अगर इस ओपिनियन पोल को दोनों पार्टियां सामने रखे तो उनको नजर आ जाएगा कि हम कहां पे खड़े हैं और दूसरा विरोधी कहां पे खड़ा है, तो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। दोनों के लिए चांस है, कांग्रेस के लिए अपने आप को इस डिफरेंस को मेंटेन करने का और बीजेपी को इंप्रूव करने का कि यहां तक छू सके जहां तक कांग्रेस पहुंची है। वीरेंद्र सोनी साहब, यही सवाल आपसे। देखिए, ये टोटल न्यूज का अनुमान ये बता रहा है कि इस उपचुनाव में इस बार जो है जातीय कार्ड जो है वो प्रभावी है। यदि विकास का मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतने कम वोट नहीं मिलते, तो निश्चित रूप से, क्योंकि लोग सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, लेकिन जो जननायक जनता पार्टी को वोट मिले थे वो जातीय गिनती के हिसाब से वो कांग्रेस को ट्रांसफर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इससे इस बात को स्पष्ट है कि इस उपचुनाव के अंदर जो है जातीय कार्ड है वो हावी है और भारतीय जनता पार्टी जितना अपेक्षित समझा जा रहा था उतने वोट नहीं मिल रहे। हालांकि बिल्कुल इस समय लोगों का रुझान यही दिखाई दे रहा है। बड़ौदा के बारे में किसी से भी बात की जाए तो सामान्यतः एक तस्वीर उभर कर आती है और वो तस्वीर यही है कि कांग्रेस का वहां पलड़ा भारी है, लेकिन आने वाले दिन निर्णायक हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। देखिए, सत्ता भी है, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको रोहतक का संसदीय चुनाव नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर नहीं समझना कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से हार मान लेगी और इतने वोटों का अंतर होगा। हालांकि यह अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, लेकिन वोटों का अंतर इतना अधिक रहने की संभावना अभी दिखाई नहीं देती है। वीरेंद्र सोनी साहब, इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। हालांकि वोट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हम ये मान के चले कि इनेलो बड़ौदा का उपचुनाव सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने के लिए लड़ रही है? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, प्रतिदिन 8 से 9 गांव कर रहे हैं और अभय चौटाला जी भी कर रहे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल को संगठित रखने का और आने वाले समय में ये दिखाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल प्रभावी विकल्प बन सकता है। इससे अच्छा अवसर कोई और हो नहीं सकता था, लेकिन अभय चौटाला ने अपनी पार्टी को जीवित भी रखा है और अपने नेताओं को भी साथ जोड़ा है। जितनी उन्होंने मेहनत की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन इस समय वहां मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, क्योंकि वहां का मतदाता समझता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की कोई भूमिका नहीं हो सकती। उसकी पहले ही एक सीट है और इस समय उसकी सीट में एक वृद्धि का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है। इंडियन नेशनल लोकदल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ेगा। देवेंद्र, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइनल राउंड के बाद जो डिफरेंस आया है इन रुझानों में, आप वोट प्रतिशत को देखेंगे तो 18.58% है, यानी कि 24,780 वोट्स। क्या लगता है आपको, क्या ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण है जैसे कि वीरेंद्र सोनी साहब कह रहे हैं, या फिर इस बार बड़ौदा का जो वोटर है वो काफी उग्र हो गया है, बहुत खुल के बता रहा है कि वो क्या चाहता है? बिल्कुल रंजना, देखिए विकास की जहां तक बात है, अगर विकास की बात होती, बीजेपी के साथ ये प्लस पॉइंट होता कि विकास हुआ है तो लोग शायद बीजेपी की बढ़त को और आगे ले जाते। बीजेपी को उतनी वोट मिली है जितनी 2019 में मिली थी, लेकिन ये जातिगत आधार पर चौधर के नाम पर ये लगता है चुनाव का डिसाइड होने जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हर राउंड में अपनी बढ़त बढ़ाई है, मतलब दीपेंद्र हुड्डा के एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मैं फिर ये शब्द दोहराऊंगा, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहां उनका बहुत मजबूत है, दोनों नेता के तौर पर भी और उनकी जो उनको मान्यता दी है कि हमारे नेता है, हमारे उनको संरक्षक मानते हैं अपना, तो जो भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर जो उनको भरोसा है वो शायद लोग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी कहीं नुकसान में नहीं है। बीजेपी ने विकास नहीं किया, लोग ये खुलकर कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने दूसरे कार्यकाल में 4.5 साल तक 5 साल तक कुछ नहीं किया तो बीजेपी ने 6 साल में भी कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी लोग अब ये मेरे को लगता है जातिगत आधार और चौधर की बात है, शायद भूपेंद्र हुड्डा को और ताकत देने की बात है, जो ये डिफरेंस है हर चरण में बड़ा है। फिलहाल अभी रोचक मैं ये मानता हूं कि अभी भी बीजेपी के लिए नामुमकिन नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से मैंने बताया, आज 1-2 दिन से बीजेपी अपनी बढ़त बढ़ा रही है और अपनी क्षमताओं को भी बढ़ा रही है, और जहां अवसर लगता है, जहां घुसपैठ करनी है, जाट नेताओं को अहमियत दे रही है बीजेपी लगातार। और चूंकि मैं दोबारा से कहता हूं, तैयारियों के मामले में, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग में बीजेपी जबरदस्त होमवर्क करके चलती है। चुनाव के मामले में ये सब लोग मानते हैं। तो बीजेपी के अगर ठोस प्रबंधन काम करता है और बीजेपी के नेता जो पूरी फौज, छोटे से बड़े नेता लगे हुए हैं,
कांग्रेस में तो सिर्फ 2-4 नेता हैं, शैलजा भी 2 दिन से हैं और कल खबर है कि कुलदीप बिश्नोई भी बड़ौदा में आ रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी के नेताओं की पूरी फौज उतारी गई और समीकरणों के हिसाब से नेताओं की ड्यूटियां लगी गई हैं। तो बीजेपी पासा पलटने की, बीजेपी कांग्रेस को छूने की, उससे आगे निकलने की कोशिश में जरूर लगी है। अभी 1 हफ्ते भर का टाइम है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुकाबला रोचक होता दिख रहा है। रंजना, वीरेंद्र सोनी साहब, हम नोटिस लगातार आप यही कर रहे हैं कि जेजेपी का वोट जो है वो बीजेपी को नहीं जा रहा है, तो वो वोट जा कहां रहा है? क्या वो वोटर साइलेंट हो गया है या इनेलो में दोबारा से ट्रांसफर हो रहा है? बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी सर। देखिए, जननायक जनता पार्टी का जो वोट है वो कुछ कांग्रेस को जा रहा है, कुछ इनेलो को जा रहा है, कुछ नोटा में जा रहा है, कुछ राजकुमार सैनी को जा रहा है। तो जननायक जनता पार्टी के देखिए नेता हालांकि वहां प्रयास कर रहे हैं, केसी बांगड़ जी वहां बड़ी जी जान से जुटे हुए हैं, दुष्यंत चौटाला भी वहां जा रहे हैं, दिग्विजय चौटाला भी गए हैं, लेकिन वहां का जो मतदाता था उनको वो संगठित नहीं रख पाए। अगर वहां जननायक जनता पार्टी का भी टिकट के दावेदार थे, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती तो कुछ क्या परिस्थितियां होती है अलग बात है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो लोगों की आस्था बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है, तो इसलिए वहां का जो जननायक जनता पार्टी का वोट है वो ट्रांसफर हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सोनी साहब। देवेंद्र कथुरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ौदा का बादशाह कौन, किसके सर सजेगा ताज, ये तस्वीर साफ हो जाएगी 10 नवंबर को, लेकिन 3 नवंबर का दिन भी बहुत अहम है। उसके बाद एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आज जो ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाए, इस ओपिनियन पोल में रुझानों में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी भी काफी दिन बचे हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या रणनीति अन्य राजनीतिक दल बनाते हैं, किस तरह की प्लानिंग बीजेपी करती है, क्योंकि इस प्लानिंग में मास्टर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस लीड को बरकरार रखने में कितनी कामयाब हो पाती है, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढ रहे हैं। और बड़ौदा की जनता के दिल में क्या है, ये तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। तो बड़ौदा का बादशाह कौन, तस्वीर साफ हो जाएगी 10 तारीख को, लेकिन इससे पहले जनता क्या चाहती है वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टोटल न्यूज। बड़ौदा का बादशाह कौन, टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे